नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी साबित होते हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। 24 घंटे के भीतर हटाने होंगे आपत्तिजनक कंटेंट। कंपनियों को बनाना होगा अकाउंट वेरिफिकेशन सिस्टम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रकाश जावड़ेकर ने दोहराई जलवायु परिवर्तन को कम करने की प्रतिबद्धता। 2020 से पहले की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने को बताया अहम। 2050 से आगे लक्ष्य बढ़ाने को बताया खतरनाक। ऑस्ट्रेलिया ने फेसबुक पर नियंत्रण के लिए पेश किया बिल। न्यूज दिखाने के एवज में फेसबुक को करना होगा भुगतान। दुनिया भर में हो रहा है इस कदम का अध्ययन। भारत में 2 मार्च से शुरू होगा भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2021। अफगानिस्तान, रूस और ईरान भी करेंगे शिरकत। पत्तन एवं समुद्री क्षेत्र में निवेश बढ़ाना है मकसद। और अफ्रीका में इबोला वायरस ने फिर बरपाया कहर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिए उच्च जोखिम के संकेत। 2016 में भी हजारों लोगों की जान ले चुका है यह वायरस। आइए खबरों की शुरुआत करें। सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर के साथ विवाद के बीच केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी किए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 में फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियों के साथ ही नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसी OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स की मनमानी पर भी अंकुश लगाने की योजना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87(2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश नियम 2011 का स्थान लेगा। यूजर्स के आधार पर सोशल मीडिया को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को कुछ नियमों का खास पालन करना होगा। इसके तहत इन कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर तैनात करने होंगे जो भारतीय नागरिक होंगे। साथ ही नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति की भी बात कही गई है। इन नियमों का मकसद आपत्तिजनक कंटेंट को जल्द से जल्द हटाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को कानूनी रूप से बाध्य करना है। नियमों के मुताबिक अश्लील कंटेंट से जुड़ी पोस्ट को शिकायत के 24 घंटे के अंदर हटाना जरूरी होगा। शिकायत मिलने के 15 दिनों के भीतर अधिकारी को एक्शन लेना होगा। किसी भी जांच या साइबर सिक्योरिटी घटना में रिक्वेस्ट के 72 घंटे के अंदर जानकारी मुहैया करानी होगी। अब कंटेंट को उम्र के हिसाब से 5 भागों में वर्गीकृत करने की बात कही गई है। इसे U यानी यूनिवर्सल, U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+ और A यानी एडल्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास यूजर्स वेरिफिकेशन की व्यवस्था होने की भी बात कही गई है। जो यूजर अपने खातों को मर्जी से वेरीफाई करना चाहते हैं उन्हें अपने खातों को वेरीफाई करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र दिया जाएगा। अब प्रकाशकों के एक या अधिक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हो सकते हैं। इस तरह के निकाय का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश या स्वतंत्र प्रख्यात व्यक्ति करेंगे। इसमें 6 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। ऐसे निकाय को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास पंजीकरण कराना होगा। यह निकाय प्रकाशक द्वारा आचार संहिता का पालन करेगा और उन शिकायतों का समाधान करेगा जिन्हें 15 दिनों के भीतर प्रकाशक द्वारा हल नहीं किया गया है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इससे दिग्गज टेक कंपनियों की भारत में निवेश योजनाओं को करारा झटका लगेगा। उधर कोरोना महामारी में लाखों प्रवासी मजदूरों के सामने आई समस्याओं को देखते हुए नीति आयोग ने पहली राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया है। इसका मकसद प्रवासियों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराना है। मसौदे में प्रवासी मजदूरों के राजनीतिक समावेशन का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए इन मजदूरों को वोट देने के अधिकार की बात कही गई है। मसौदे में कहा गया है कि दूसरे राज्यों में रहने वाले इन मजदूरों को वोट देने से वंचित करना इनके राजनीतिक बहिष्कार की तरह है। इसके चलते वे अपनी मांग राजनीतिक पटल पर नहीं रख पाते। इसके अलावा मसौदे में मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय तंत्र तैयार करने और राज्यों के श्रम विभाग में एक माइग्रेशन विंग स्थापित करने की बात कही गई है। इस ड्राफ्ट में श्रम मंत्रालय ने प्रवसन पर एक विशेष इकाई स्थापित करने पर भी जोर दिया।
देश के प्रमुख माइग्रेशन कॉरिडोर्स को कवर करने के लिए अंतर्राज्यीय प्रवास प्रबंधन निकाय की भी स्थापना की जाएगी। यह निकाय उत्तर प्रदेश मुंबई, बिहार दिल्ली, पश्चिमी ओडिशा आंध्र प्रदेश, राजस्थान गुजरात तथा ओडिशा गुजरात कॉरिडोर्स पर नजर रखेगा। ड्राफ्ट में लोगों के कौशल का आंकड़ा तैयार करने, आधार के जरिए सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने और एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन के जरिए मनोवैज्ञानिक सहायता देने का भी सुझाव दिया गया है। शहरों में डिजिटल अवसंरचना को और मजबूत करने के लिए सरकार एक नई योजना के साथ आगे आई है। 23 फरवरी को सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को लॉन्च किया। यह पहल 2022 तक अर्बन गवर्नेंस को सिटीजन सेंट्रिक और इकोसिस्टम ड्रिवन अप्रोच विकसित करने में मदद करेगी। 2024 तक इसके दायरे में सभी शहर और छोटे नगर शामिल होंगे। यह मिशन एक साझाकृत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। इससे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की जो डिजिटल योजनाएं चल रही हैं, उन्हें एक साथ लाने में आसानी होगी। इसके अलावा देश के शहर अलग अलग तरह की सेवाओं से अच्छे से लाभ ले सकेंगे। आपको बता दें कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस मिशन को लॉन्च किया है। हाल ही में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्होंने देश के विकास के लिए केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में न केवल राज्यों बल्कि जिलों के बीच भी प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। इस बार की बैठक में खास ये रहा कि लद्दाख ने पहली बार गवर्निंग काउंसिल में हिस्सा लिया। इसी तरह जम्मू एवं कश्मीर ने भी पहली बार एक संघ राज्य क्षेत्र होने के नाते बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए वित्त और तकनीकी उपलब्ध कराने पर खासा जोर रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन भारत निर्मित उत्पाद के मामले में हम पीछे हैं। इसे देखते हुए जरूरत है कि हम देश के स्टार्टअप्स और MSMEs यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में सुधार पर ध्यान दें। गवर्निंग काउंसिल की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री या प्रशासक अथवा उपराज्यपाल शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हक का एक मामला प्रकाश में आया है। जिला गरियाबंद स्थित उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में रहने वाले निवासियों ने उनके वन अधिकारों को मान्यता देने की मांग की है। इसके लिए स्थानीय लोगों ने उप जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है। इसमें वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत दिए गए वन अधिकारों की पहचान के लिए विशेष ग्राम सभा बुलाने की मांग की गई है। यह मामला तब सामने आया जब जिला प्रशासन ने टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में वन अधिकार लागू करने को अधिनियम के खिलाफ माना है। दरअसल अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 311 किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, उसे रीजेनरेट करने या संरक्षण या प्रबंधन करने का अधिकार देती है। इन वन संसाधनों को आदिवासी परंपरागत रूप से संरक्षित करते रहे हैं। सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता के लिए एक आदिवासी गांव की पारंपरिक सीमा को मान्यता दी जाती है। यह जंगल और इसकी उपज के संरक्षण, रीजेनरेशन और प्रबंधन पर फैसले लेने के लिए गांव की ग्राम सभा को सशक्त बनाती है। इसका मकसद वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय पर रोक लगाना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गो इलेक्ट्रिक कैंपेन लॉन्च किया। इस अभियान का मकसद ई मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के फायदों के मामले में जागरूकता पैदा करना है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक कुकिंग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस बात का भी इस अभियान में ध्यान रखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर सार्वजनिक वाहनों का विद्युतीकरण किया जाता है तो यह न केवल अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा बल्कि इको फ्रेंडली भी होगा। कार्यक्रम के दौरान जोर दिया गया है कि विद्युत मंत्रालय को कृषि में अपशिष्ट और बायोमास के जरिए ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। इससे देश भर के किसानों को खासा लाभ होगा। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन आने वाले समय में देश के लिए बेहद अहम साबित होगा। इससे आने वाले समय में दूसरे देशों से आयात की निर्भरता में कमी आएगी। स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम साबित होगा। पूरे अभियान का जोर इस बात पर रहेगा कि किस तरह देश में विद्युत वाहन विनिर्माताओं को बढ़ावा दिया जाए। इस अभियान के साथ गो इलेक्ट्रिक लोगो भी लॉन्च किया गया, जिससे ई मोबिलिटी इकोसिस्टम की नई शुरुआत का पता चलेगा। आपको बता दें कि BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को इस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पब्लिक चार्जिंग, ई मोबिलिटी और उसके इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई एक खुली चर्चा में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारत G20 समूह का एकमात्र देश है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की राह पर है।
मौजूदा वक्त में भारत के पास दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला सौर ऊर्जा कार्यक्रम है। भारत ने 80 मिलियन से अधिक घरों में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुंच को सुनिश्चित किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के मुताबिक केवल भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में 450 गीगावाट की प्राप्ति, सिंगल यूज प्लास्टिक का उन्मूलन और 100% रेलवे विद्युतीकरण बिंदुओं पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। जावड़ेकर ने कहा कि 2020 से पहले की अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना सभी देशों के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि जलवायु के संबंध में कार्रवाई का आइडिया जलवायु महत्वाकांक्षा लक्ष्य को वर्ष 2050 से आगे बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। 2050 वो साल है जब दुनिया के देशों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को शून्य करने का आह्वान किया गया है। 2030 तक उत्सर्जन आधा होना चाहिए और पेरिस समझौते के तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 2050 से आगे की डेडलाइन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विकसित देशों को वो प्रतिबद्धता भी याद दिलाई जिसमें प्रति वर्ष 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर विकासशील देशों को देना था, लेकिन विकसित देशों द्वारा टाल मटोल करने पर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। बीते 22-23 फरवरी के बीच 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन किया गया। सभा में प्रकृति के साथ संबंधों को फिर से परिभाषित करने पर जोर दिया गया। इस बार सभा की जो थीम थी उसमें भी इस उद्देश्य को देखा जा सकता है। इस बार की थीम रही स्ट्रेंथनिंग एक्शंस फॉर नेचर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका अर्थ हुआ सतत विकास लक्ष्यों को पाने के लिए हमें प्रकृति के संबंध में गतिविधियों को मजबूत करने की जरूरत है। इस सभा के आयोजित होने से पहले ही यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट का नाम है मेकिंग पीस विद नेचर। रिपोर्ट का जो मुख्य संदेश है वो है अ साइंटिफिक ब्लूप्रिंट टू टैकल द क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन इमरजेंसीज। इसका मतलब यह रिपोर्ट अपने आप में एक वैज्ञानिक खाका है जो जलवायु, जैव विविधता और प्रदूषण से जुड़ी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें उपाय सुझाता है। वैश्विक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर आधारित ये यूएनईपी की पहली सिंथेसिस रिपोर्ट है। रिपोर्ट में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि अगर हम पर्यावरणीय संकटों को समझ लेते हैं तो इससे हमें एसडीजीज को पाने में आसानी होगी। पर्यावरण सभा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियों को इस तरह विकसित करने की बात कही गई है कि विश्व को 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया ने भारत में वायु प्रदूषण पर एक अध्ययन जारी किया है। इसमें 2020 में केवल दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते 54,000 लोगों के मरने का दावा किया गया है। इस अध्ययन में दिल्ली के अलावा मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और लखनऊ का भी विश्लेषण किया गया है। भारत के इन 5 शहरों में करीब 1,20,000 लोगों के मरने की बात कही गई है। हालांकि दुनिया के शीर्ष 5 शहरों में भारत के एकमात्र दिल्ली को शामिल किया गया है। इस फेहरिस्त में मैक्सिको सिटी, शंघाई, टोक्यो और साओ पाउलो शामिल हैं। अध्ययन के मुताबिक मौतों की संख्या के आकलन के लिए कॉस्ट एस्टिमेटर नामक एक ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल किया गया था। ग्रीन पीस ने इस टूल को IQ एयर और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के सहयोग से दुनिया के बड़े शहरों में तैनात किया था। यह टूल महीन पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 से सेहत पर पड़ने वाले रियल टाइम इफेक्ट का अनुमान लगाता है। साथ ही इससे होने वाली आर्थिक हानि का भी आकलन करता है। इसके लिए यह टूल IQ एयर के डेटाबेस में जमीनी स्तर पर रियल टाइम PM 2.5 डेटा का उपयोग करते हुए वायु प्रदूषण के जोखिम का पता लगाता है। इसमें जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा के कॉम्बिनेशन में वैज्ञानिक जोखिम मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन पीस दुनिया भर में पर्यावरण चेतना पैदा करने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। ग्रीन पीस का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। बीते दिनों चंडीगढ़ के पर्यावरण विभाग ने कार्बन वॉच नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च की। इसका मकसद वातावरण में कार्बन की उत्सर्जित मात्रा का पता लगाना है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर सबसे पहले चंडीगढ़ में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। दरअसल हर रोज लोग सुबह उठने के बाद से रात को सोने के वक्त तक कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करते हैं। इस ऐप के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि रोजमर्रे के काम में एक व्यक्ति कितना फुटप्रिंट जनरेट करता है। इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करने वाले व्यक्ति को पानी, ऊर्जा, अपशिष्ट उत्पादन और परिवहन से संबंधित विवरण देने होंगे। उदाहरण के लिए पानी की श्रेणी में उस व्यक्ति को बताना होगा कि पानी की खपत के मामले में उसकी स्थिति क्या है। इसी तरह ऊर्जा खपत और अपशिष्ट उत्पादन के बारे में बताना होगा। इन जानकारियों के आधार पर
एप्लीकेशन कार्बन फुटप्रिंट की गणना कर लेगी। साथ ही वह कार्बन उत्सर्जन के राष्ट्रीय और वैश्विक औसत तथा व्यक्तिगत स्तर पर उत्सर्जन की जानकारी मुहैया कराएगी। इसका मकसद पर्यावरणीय रूप से नागरिकों को जागरूक बनाना है ताकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सके। कार्बन फुटप्रिंट एक व्यक्ति विशेष की गतिविधि द्वारा वातावरण में उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। वैश्विक रूप से प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट औसतन 4 टन है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 16 टन है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। चेरापूंजी, मौसिनराम और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के पैटर्न पर हाल ही में एक शोध जारी किया गया है। इस शोध में पिछले 119 सालों के दौरान हुई वर्षा के आंकड़े लिए गए। शोध में पता चला है कि दुनिया की सबसे आर्द्र जगह पर वर्षा का पैटर्न कमजोर हो रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिंद महासागर के तापमान में हो रहे बदलाव का सबसे बड़ा असर इस क्षेत्र के वर्षा के पैटर्न पर पड़ रहा है। वहीं मानवीय गतिविधियां भी इसके लिए कुछ कम जिम्मेदार नहीं हैं। गौरतलब है कि मौसिनराम विश्व का सबसे आर्द्र स्थल माना जाता है। यहाँ साल भर में 10,000 मिलीमीटर से अधिक बारिश होती है। आपको बता दें कि शोधकर्ताओं की टीम ने 1901 से लेकर 2019 के बीच हुई दैनिक वर्षा के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इस दौरान उन्होंने सैटेलाइट डेटा का भी अवलोकन किया। वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले कुछ दशकों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में वनस्पति क्षेत्र में अच्छी खासी कमी आई है। इसके पीछे बड़ी वजह क्रॉपलैंड में निरंतर हो रही बढ़ोतरी है। हालांकि शोधकर्ताओं ने कुछ अच्छे संकेत भी दिए हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में झूम खेती में कमी आई है। झूम खेती की जगह यहाँ के लोग अब खेती के दूसरे तरीकों को अपना रहे हैं। टीम ने कहा कि अध्ययन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र को चुने जाने के पीछे बड़ी वजह इस क्षेत्र का वैश्विक जलवायु के प्रति संवेदनशील होना है। यह क्षेत्र लगभग पूरी तरह पहाड़ी क्षेत्र और इंडो गैंगेटिक मैदानों का क्षेत्र है। संवेदनशील क्षेत्र होने की वजह से ऐसी संभावना है कि जलवायु परिवर्तन के आरंभिक संकेत इसी क्षेत्र पर दिखाई दें। डीप सी फिशिंग पर एक समझौते को लेकर केरल सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जनवरी 2020 में कोच्चि में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट एसेंट के दौरान राज्य सरकार के एक निगम ने एक अमेरिकी फर्म से समझौता किया था। यह समझौता केरल में डीप सी फिशिंग को बढ़ावा देने के मकसद से मत्स्य शोध और विकास के मद्देनजर किया गया था। इस समझौते के तहत 400 डीप फिशिंग ट्रॉलर बनाए जाने थे। इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन मानकों के आधार पर केरल में 14 फिशिंग हार्बर्स और 50 समुद्री खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र लगाए जाने थे। इस समझौते के बारे में कुछ जानकारों का मानना है कि यह 2017 की केंद्र सरकार की एक नीति के खिलाफ है। सरकार ने 2017 में देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में डीप सी फिशिंग करने के लिए विदेशी ट्रॉलर्स की अनुमति को वापस ले लिया था। यह अनुमति साल 2014 में दी गई थी। मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जालदार जहाजों को ट्रॉलर कहा जाता है। जानकारों की माने तो केरल सरकार की मत्स्य नीति केरल तट पर डीप सी फिशिंग में विदेशी या भारतीय कॉरपोरेट ग्रुप्स को अनुमति देने के खिलाफ है। राज्य की यह नीति डीप सी फिशिंग में पारंपरिक मछुआरों को अधिक बढ़ावा देती है, लेकिन जहाजों की संख्या पर अभी कुछ प्रतिबंध है। डीप सी फिशिंग की बात करें तो यह काफी गहरे समुद्र से मछली पकड़ने की प्रक्रिया होती है। ज्यादातर 1600 मीटर तक की गहराई में इस तरह की फिशिंग की जाती है। इसके लिए अधिकांश तौर पर किसी देश के क्षेत्राधिकार से बाहर के समुद्री क्षेत्र यानी हाई सीज को चुना जाता है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में पाए जाने वाले एक खास तरह के नीले केंचुए पर शोध हुआ। इस केंचुए की लंबाई 1.5 फीट से ज्यादा है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस केंचुए के बारे में शोध किया है। इस केंचुए का वैज्ञानिक नाम पेरियोइंक्स मसिनतोशी है और यह खासी पहाड़ी की ढालों पर लगभग 300 मीटर दूरी का प्रवास करता है। ये केंचुए साल में 2 बार प्रवास करते हैं। वसंत ऋतु के समय ये केंचुए ऊपरी ढाल जबकि शरद ऋतु के समय निचली ढालों पर चले जाते हैं। जानकारों ने बताया कि ये जीव इतनी लंबी दूरी का प्रवास इसलिए करते हैं ताकि जलवायु परिवर्तन का इन पर अधिक प्रभाव न पड़े। ये नीले केंचुए स्थानीय स्तर पर मृदा में न केवल उर्वरता को बढ़ाते हैं बल्कि पारिस्थितिक रूप से सतत जैविक खेती के लिए अनुकूल दशाएं भी बनाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो यहाँ कुछ अनसस्टेनेबल लैंड यूज के चलते इन केंचुओं की संख्या में कमी आई है। इसके अलावा सड़क निर्माण और गांव के विस्तार के लिहाज से पत्थरों की जो कटाई हो रही है उससे भी इन जीवों की संख्या घट रही है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी ने भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं पर एक शोध जारी किया है। इसका मकसद स्वास्थ्य नीति में बेहतर फैसले के लिए अनुसंधान का उपयोग करना है। इसका लक्ष्य भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में मां और नवजात शिशुओं के बीच संक्रमण को कम करने के मकसद से पानी और स्वच्छता की उपलब्धता को किफायती बनाना है।
दरअसल इस शोध में भारत में वॉश यानी वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन की स्थिति का पता लगाने की कोशिश की गई है। शोध में भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति में सुधार करने और इसे 1 साल तक बनाए रखने के लिए करीब $354 मिलियन पूंजीगत लागत की जरूरत बताई गई है। शोध ने साफ पानी और साफ सफाई को महंगा बताया है, वहीं हाथों की स्वच्छता, चिकित्सा उपकरणों का पुनः प्रसंस्करण और वातावरणीय सतह की सफाई को कम खर्चीला बताया। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने 2019 की संयुक्त रिपोर्ट में बताया था कि वैश्विक स्तर पर 4 स्वास्थ्य सुविधाओं में से 1 में मूलभूत रूप से जलापूर्ति का अभाव होता है। वहीं 5 में से 1 व्यक्ति के पास स्वच्छता सुविधा नहीं होती। स्वच्छता के आर्थिक महत्व को बताते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2012 में एक रिपोर्ट के जरिए बताया कि अगर स्वच्छता के क्षेत्र में $1 का निवेश किया जाता है तो स्वास्थ्य सुविधा लागत में $5.5 की कमी आएगी। इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी और असामयिक मौतों की संख्या में कमी आएगी। पिछले साल लॉन्च हुई नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज प्रतियोगिता के तहत हाल ही में देश के 25 शहरों का चयन किया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसकी घोषणा की और WRI इंडिया की तकनीकी साझेदारी से की गई है। यह चैलेंज 3 वर्ष का कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य भारतीय शहरों के बीच बचपन केंद्रित दृष्टिकोण का प्रचार करना है। 3 साल के इस कार्यक्रम के तहत चयनित शहर अपने प्रस्ताव, तैयारी और अपने संकल्प के आधार पर तकनीकी सहायता और क्षमता सृजन सहायता प्राप्त करेंगे। इससे छोटे बच्चों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके तहत विभिन्न शहरों ने अनेक पायलट परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है। इनमें आवासीय पड़ोस में नन्हे बच्चों के चलने के लिए कॉरिडोर, कमजोर बच्चों और शहरी झुग्गियों से देखरेख करने के लिए आने वाले लोगों के लिए आने जाने का सुरक्षित रास्ता शामिल है। इस पायलट प्रस्ताव में सरकारी कार्यालय परिसरों में छोटे बच्चों की सुविधाओं की जरूरत को पूरा करना, बस शेल्टर तथा ट्रांजिट हब बनाना, आंगनवाड़ी विकसित करना आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज 4 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इसमें सभी स्मार्ट सिटी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों और 5 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तंबाकू के उत्पादन पर WHO ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक 6 सालों के अंदर अफ्रीका में तंबाकू की खेती में 3% से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे लोग जो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं उनकी संख्या में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि तंबाकू पत्तियों के उत्पादन के मामले में नया ट्रेंड विकसित हो रहा है। तंबाकू पत्तियों का उत्पादन विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों, खासकर अफ्रीकी देशों में काफी बढ़ रहा है। इसकी 2 वजहें हैं। एक तो ये कि इन देशों में तंबाकू उत्पादन के लिए नियम ढीले हैं। दूसरी वजह यह है कि इन देशों में तंबाकू की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा कई अफ्रीकी देश गरीबी को मिटाने के लिए तंबाकू के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। वहीं इन देशों में तंबाकू उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पूर्वी अफ्रीका के देशों में तंबाकू की पत्तियों का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है। अफ्रीका में होने वाले कुल उत्पादन का यहाँ 90% से ज्यादा हिस्सा उत्पादित होता है। इनमें मुख्य देश हैं जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। तंबाकू के लिए उचित मौसमी दशाओं की बात करें तो इसके विकास के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश तंबाकू की फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। हार्वेस्ट के बाद पत्तियों को सुखाने के लिए तेज धूप और सूखे मौसम की जरूरत होगी। इस दौरान मौसम में कम से कम 8% आर्द्रता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा शुष्क मौसम होने के चलते पत्तियां छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकती हैं। तंबाकू के लिए अलग अलग तरह की मिट्टियों की जरूरत होती है। बीड़ी तंबाकू के लिए जलोढ़, काली या बलुई मृदा की जरूरत होती है, जबकि सिगार तंबाकू के लिए धूसर या लाल मिट्टी होनी चाहिए। अफ्रीका सोलर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने अफ्रीकन सोलर एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट जारी की। इस संगठन की यह पहली वार्षिक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट सौर ऊर्जा के जरिए सस्ती ऊर्जा देने के लिए नीति निर्देश देती है। रिपोर्ट के मुताबिक सोलर गीगावाट क्लब में अब 9 और अफ्रीकी देश शामिल हो सकते हैं। ये देश हैं अल्जीरिया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, अंगोला, नामीबिया, इथोपिया, मोरक्को और बोत्सवाना। इन देशों में सौर अवसंरचना का विकास काफी तेजी से हो रहा है। फिलहाल गीगावाट क्लब में 37 देश शामिल हैं, जिनमें केवल 2 ही अफ्रीकी देश हैं। ये 2 अफ्रीकी देश हैं दक्षिण अफ्रीका और मिस्र। गीगावाट क्लब एक अनौपचारिक मंच है जिसमें वे देश शामिल हैं जहां कम से कम 1 गीगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता स्थापित है।
आगामी 2 से 4 मार्च तक भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन होने जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की मेजबानी में इसका आयोजन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को वर्चुअल तरीके से इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अफगानिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, ईरान और आर्मेनिया की मंत्री स्तरीय भागीदारी होगी। इसमें ये सभी पत्तन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार, संवर्धन और क्षेत्रीय संपर्क के जरिए कारोबार बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सत्रों का भी आयोजन किया जाएगा। इन सत्रों से संबंधित क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इनमें शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि इस सम्मेलन में महाराष्ट्र, ओडिशा और लक्षद्वीप सहित 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले से पार्टनर हैं। प्रस्तावित शिखर सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों, पोत परिवहन एवं समुद्री कंपनियों, निवेशकों के अलावा अन्य हितधारकों के साथ बातचीत और सहयोग के लिए मंचों की मेजबानी भी करेगा। इस सम्मेलन का मकसद पत्तन एवं समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेश को बढ़ावा देना है। इसके बाद भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अग्रणी बनाने की योजना है। इसके लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर पहले ही दस्तखत शुरू हो चुके हैं। ऐसी उम्मीद है कि इस शिखर सम्मेलन में 20,000 करोड़ रुपए के MOU पर दस्तखत किए जाएंगे। इसी सम्मेलन के दौरान 4 मार्च को चाबहार दिवस भी मनाया जाएगा। चाबहार ईरान का सबसे नजदीकी और हिंद महासागर तक पहुंच रखने वाला सबसे अच्छा पॉइंट है। हाल ही में भारत और मालदीव ने अहम रक्षा समझौतों पर दस्तखत किए। 2 दिवसीय मालदीव दौरे पर गए विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस समझौते को अमली जामा पहनाया। दोनों देशों ने हिंद महासागर में सुरक्षा व शांति बनाए रखने पर भी अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस समझौते के तहत भारत ने मालदीव की समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए $50 मिलियन का क्रेडिट एग्रीमेंट किया है। इसका मकसद समुद्री क्षेत्र में क्षमता निर्माण की सुविधा को आसान बनाना है। इससे रणनीतिक रूप से अहम ठिकाने पर स्थित इस द्वीपीय देश को अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारत ने मालदीव के समुद्र में स्थित सिफावारू बंदरगाह के विकास और उसकी देखभाल करने पर भी समझौता किया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद से बहुपक्षीय निकायों जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद में द्विपक्षीय सहयोग पर भी बात की। मालदीव ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन देने का भरोसा जताया है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए भारत ने मालदीव की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। रक्षा सहयोग के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने पर भी दोनों देश राजी हुए हैं। दोनों पक्ष काउंटर टेररिज्म पर संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक बुलाने पर भी सहमत हुए। आपको बता दें कि भारत मालदीव में शिक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसके तहत भारत नेशनल कॉलेज ऑफ पॉलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट स्टडीज का निर्माण कार्य करवा रहा है। भारतीय विदेश मंत्री ने मालदीव के दूसरे बड़े शहर अड्डू में सड़क निर्माण के समझौते पर भी दस्तखत किए। भारत और मॉरिशस ने हाल ही में व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर दस्तखत किए। यह समझौता मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में हुआ। यह पहला मौका है जब भारत ने किसी अफ्रीकी देश के साथ ऐसा व्यापार समझौता किया हो। यह एक सीमित समझौता है जो वस्तुओं में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, बिजनेस में तकनीकी बाधाएं, विवाद निपटान, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और अन्य क्षेत्रों में सहयोग करेगा। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने, उसे बेहतर बनाने और एक संस्थागत तंत्र के रूप में काम करने का मौका देगा। इसके तहत भारत की 310 निर्यात वस्तुएं शामिल होंगी। इनमें खाद्य सामग्री और पेय पदार्थ, कृषि उत्पाद, कपड़े से बने उत्पाद, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, प्लास्टिक और रसायन आदि उत्पाद शामिल हैं। इसी तरह मॉरिशस के 615 उत्पादों को भारतीय बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। सेवा क्षेत्र में भारतीय कंपनियां मॉरिशस के 11 प्रमुख क्षेत्रों के लगभग 115 सब सेक्टर तक पहुंच बनाएंगी। इनमें कंप्यूटर से संबंधित सेवाएं, अनुसंधान और विकास, दूरसंचार, शिक्षा, पर्यावरण, ऑडियो विजुअल सेवाएं और परिवहन सेवाएं देने का फायदा भारतीय कंपनियों को मिलेगा। वहीं भारत ने भी इस तरह 11 प्रमुख सेवा क्षेत्रों के लगभग 95 सब सेक्टर को मॉरिशस की कंपनियों के लिए खोल दिया है। इसके अलावा दोनों पक्ष 2 सालों के भीतर सीमित संख्या में अति संवेदनशील उत्पादों के लिए एक स्वचालित ट्रिगर सुरक्षा तंत्र पर बातचीत करने के लिए भी सहमत हुए हैं। बांधों और नदी बेसिनों के सतत विकास के लिए हाल ही में एक सिंपोजियम का उद्घाटन किया गया। इसका नाम है द इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स सिंपोजियम। इस सिंपोजियम का आयोजन 24 से 27 फरवरी के बीच किया जा रहा है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स और केंद्रीय जल आयोग इस सिंपोजियम का आयोजन कर रहे हैं।
साथ ही ड्रिप यानी डैम रिहेबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट और NHP यानी नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की भी इसमें सक्रिय भूमिका है। इसके अलावा अलग अलग देशों से 300 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो रहे हैं। यह कार्यक्रम भारतीय इंजीनियर्स और एजेंसीज को उनके विचारों और अनुभवों को सामने रखने का एक बड़ा मंच प्रदान करेगा। इसके साथ ही बांध निर्माण, उनके प्रबंधन, संचालन और रखरखाव से जुड़े विशेषज्ञ भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम के जो मुख्य विषय रहे उनमें शामिल हैं बांध परियोजनाओं की इनोवेटिव फंडिंग, डैम इंजीनियरिंग में जियो सिंथेसिस का इस्तेमाल, कंक्रीट डैम्स, पुराने होते बांधों के लिए रणनीति। बात करें इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स की, तो यह एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन डैम इंजीनियरिंग के लिए ज्ञान और अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच देता है। यह संगठन हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि बांध सुरक्षित, वहनीय लागत पर बने हुए हों और पर्यावरण पर कम प्रभाव वाले हैं। अफ्रीकी देश गिनी में पिछले दिनों इबोला वायरस के कुछ नए मामले सामने आए हैं। WHO ने इस घटना को देखते हुए उच्च जोखिम के संकेत दिए हैं। जनवरी महीने में गिनी में इबोला की वजह से कुछ मौतें होने के चलते यहाँ की सरकार ने इबोला आउटब्रेक घोषित किया है। 2016 के बाद यह पहला मौका है जब यहाँ फिर से इबोला आउटब्रेक घोषित हुआ है। इस बीमारी के सबसे ज्यादा मामले फिलहाल गिनी के गोइके और जेरकोरे क्षेत्र में पाए गए। यह क्षेत्र गिनी के पड़ोसी देशों सिएरा लियोन, लाइबेरिया और आइवरी कोस्ट से सीमा साझा करता है। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी की सीमा गिनी बिस्साऊ, सेनेगल, माली, सिएरा लियोन, लाइबेरिया और आइवरी कोस्ट से लगती है। इबोला की बात करें तो इसे औपचारिक तौर पर इबोला हेमोरैगिक फीवर कहा जाता है। इबोला वायरस जंगली जानवरों से इंसानों में फैलता है। इसके बाद यह इंसानों से इंसानों में भी फैल सकता है। वर्ष 1976 में पहली बार इस वायरस का पता लगा था। शुरुआती 2 आउटब्रेक्स में दक्षिणी सूडान और कांगो में इस वायरस का पता लगा। इसके बाद इस वायरस का आउटब्रेक सीधे 2014 से 16 में हुआ। उस समय यह वायरस 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया में बड़े स्तर पर फैला था। इबोला वायरस का नाम कांगो की एक नदी इबोला के नाम पर रखा गया है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना के सवालों के बीच एक अध्ययन ने चौंकाने वाले तथ्य पेश किए हैं। अध्ययन के मुताबिक जमीन पर पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म जीव मंगल ग्रह पर अस्थायी रूप से जीवित रह सकते हैं। दरअसल नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर के शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीवों की सहन शक्ति का परीक्षण किया। इसके लिए शोधकर्ताओं ने उन्हें समताप मंडल में एक खास तरह के बॉक्स में लॉन्च किया, जहां की स्थिति कमोबेश मंगल ग्रह जैसी होती है। फिर इन्हें मंगल ग्रह के वातावरण के दबाव में रखा गया। पूरे मिशन में इस बॉक्स के आसपास कृत्रिम रूप से मंगल ग्रह के वातावरण को बनाए रखा गया। बॉक्स के नीचे की परत को विकिरण से परिरक्षित रखा गया। इसे शोधकर्ताओं के लिए अन्य परीक्षण स्थितियों जैसे कि वातावरण, तापमान में उतार चढ़ाव से विकिरण के प्रभावों को अलग करना आसान हो गया। वहीं ऊपर की परत को हमारी त्वचा को झुलसा देने वाले विकिरण से 1000 गुना अधिक तीव्रता वाले पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में रखा गया था। फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी नामक जर्नल में छपे इस शोध के मुताबिक कुछ सूक्ष्म जीवों, खासकर ब्लैक मोल्ड कवक, बहुत उच्च पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आने पर भी जीवित थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि सूक्ष्म जीव इंसानों के साथ निकटता से जुड़े होते हैं। वे हमारे शरीर, हमारे भोजन, पर्यावरण आदि से जुड़े हुए हैं। इसलिए सूक्ष्म जीवों का यह संकेत मंगल जैसे लाल ग्रह पर जीवन की संभावना को प्रबल करता है। आइए अब जल्दी से डालते हैं मैप वाले सेक्शन पर एक नजर। मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इटली के बारे में। इटली दक्षिण मध्य यूरोप में एपेनाइन प्रायद्वीप पर स्थित है। यह पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह उत्तर में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के साथ सीमा साझा करता है। वहीं उत्तर पूर्व में स्लोवेनिया और उत्तर पश्चिम में फ्रांस के साथ सीमा साझा करता है। सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी इटली के भीतर 2 एन्क्लेव संप्रभु राज्य है। इसकी दक्षिणी सीमा भूमध्य सागर में विस्तारित है। यह प्रायद्वीप पूर्व में एड्रियाटिक सागर, दक्षिण में सिसिली सागर, दक्षिण पूर्व में आयोनियन सागर, दक्षिण पश्चिम में टायरेनियन सागर और उत्तर पश्चिम में लिगुरियन सागर से घिरा है। सबसे बड़े भूमध्य सागरीय द्वीपों में से सार्डिनिया पश्चिम में और सिसिली दक्षिण में स्थित है।
इटली यूरोपीय संघ का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी राजधानी इटली का सबसे बड़ा शहर रोम है। यह इतावली प्रायद्वीप के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित टाइबर नदी के तट पर बसा है। यह देश का सबसे बड़ा शहर है और यूरोपीय संघ में भी सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। देश के उत्तरी छोर में एल्प्स की श्रेणियां हैं। पर्वत का यह विशाल स्ट्रेच फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रिया तक फैला है और फिर एड्रियाटिक सागर के साथ दक्षिण में फैला है। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी में एक बार फिर से इबोला वायरस ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। खबर के मुताबिक अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए अगले बुलेटिन में हम गिनी पर बात करेंगे। आप इसके सीमावर्ती देशों के नाम जरूर बताएं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishti.com पर। साथ ही दृष्टि एस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। सार्वजनिक नौकरी चयन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के मुताबिक अगर सरकारी नौकरियों में मेरिट की अनदेखी की जाती है तो यह संविधान का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को ज्यादा अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों पर वरीयता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने अपने फैसले में झारखंड हाई कोर्ट के एक निर्णय को सही माना है, जिसमें 43 पुलिस उप निरीक्षकों के चयन को मेरिट के आधार पर अपनी अनुमति दी गई थी। प्रदूषण नियंत्रण और प्रदूषित नदियों की सफाई के लिए किए गए उपायों की निगरानी पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जल शक्ति मंत्रालय को निर्देश दिए हैं। निर्देशों में इस तरह की निगरानी के लिए एक व्यवस्थित मैकेनिज्म बनाने की बात कही गई है। इसके लिए अधिकरण ने NRRM यानी नेशनल रिवर रिजुनवेशन मैकेनिज्म नाम सुझाया है। विजय सांपला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। वे इससे पहले 2014 से 2019 के बीच केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका जिक्र अनुच्छेद 338 में किया गया है। इस निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति करते हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और नेल्लोर जिले को इस बार के प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पुरस्कारों का वितरण किया। नेल्लोर जिले ने पीएम किसान पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निवारण के मामले में देश में पहला स्थान हासिल किया है। अनंतपुर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थियों के सत्यापन के मामले में पहले स्थान पर रहा है। इस साल भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाला है। इस दौरान चीन के भी इसमें शामिल होने की चर्चाएं तेज हैं। ब्रिक्स बैठक के आयोजन के इस क्रम में भारत ने हाल ही में ब्रिक्स देशों के वित्त और केंद्रीय बैंकों के उपाध्यक्षों की पहली बैठक की मेजबानी की है। ब्रिक्स संगठन में 5 देश शामिल है: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अमेरिका जल्द ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर शामिल हो सकता है। इसके लिए बाइडेन प्रशासन ने इस परिषद में सदस्यता के लिए 2022 से 2024 के लिए होने वाले चुनावों में जाने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि 2018 में ट्रंप प्रशासन के समय अमेरिका इस निकाय से अलग हो गया था। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों का संरक्षण और उन्हें सशक्त करने की जिम्मेदारी इस निकाय की है। जापान ने एक अनोखी पहल की है। अकेलेपन जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए जापान सरकार ने एक मंत्री नियुक्त किया है, यानी मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस। दरअसल कोविड-19 महामारी के दौर में जापान में आत्महत्या करने का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। इसे देखते हुए वहां तेत्सुशी साकामोतो को मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस नियुक्त किया गया है। इससे पहले 2018 में यूके ने भी इस तरह के विषय से संबंधित मंत्री की नियुक्ति की थी। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में चाड झील पर बढ़ते संकट के प्रति गहरी चिंता जाहिर की है। बताया जा रहा है कि अफ्रीका के सबसे बड़े जल निकायों में से चाड झील अपने आकार के मामले में लगभग 90% सिकुड़ चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक चाड झील क्षेत्र में रहने वाले लगभग 10 मिलियन लोगों को तत्काल मदद की जरूरत है। चाड झील पश्चिमी मध्य अफ्रीका के अर्ध शुष्क क्षेत्र में अवस्थित एक ताजे पानी की झील है।
इस झील से 4 देश सटे हुए हैं, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चाड। अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति का पता लगा है। यह प्रजाति हिमालयी सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है, जिसे तवांग जिले में खोजा गया है। इस पौधे का आकलन एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के तौर पर किया गया है। नई प्रजाति को क्रीमेंथोडियम इंडिकम नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह तवांग जिले की पेंगा तेंगसो झील की एंडेमिक प्रजाति है। लगभग 800 ओलिव रिडले सी टर्टल्स की मौत के बाद ओडिशा हाई कोर्ट ने राज्य अधिकारियों को नोटिस भेजा है। डाउन टू अर्थ पत्रिका की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। बता दें कि ओडिशा का गाहिरमाथा अभयारण्य समुद्री कछुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आश्रय स्थल माना जाता है। ओलिव ग्रीन कलर के चलते इन समुद्री कछुओं का नाम ओलिव रिडले टर्टल है। यह प्रजाति प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागर के उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है। समुद्री अपशिष्टों, प्लास्टिक कचरे और जाल में फंसने की वजह से ये कछुए संकट में हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक सीसा मुक्त पदार्थ की खोज की है। बताया जा रहा है कि यह पदार्थ अपशिष्ट ऊष्मा को विद्युत में बदल सकता है। इस पदार्थ की खोज बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने की है। यह विज्ञान केंद्र भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार नई योजना शुरू करने जा रही है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को राज्य सरकार महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना लॉन्च करेगी। राज्य के ग्रामीण विकास भाग को इस योजना के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। हालांकि दूसरे विभागों की भी इसमें सक्रिय भूमिका रहेगी। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह प्रदर्शनियों का आयोजन करेंगे। इनमें ग्रामीण महिलाओं के कार्यों को दिखाया जाएगा। इससे सभी क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा मिलेगा। साल के पहले ग्रैंड स्लैम यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंतिम मुकाबले के परिणाम सामने आ चुके हैं। इस बार महिला एकल के खिताबी मुकाबले में जापान की नाओमी ओसाका ने जीत हासिल की है। पुरुष एकल मुकाबले की बात करें तो फाइनल मैच में नोवाक जोकोविक ने दानिल मेदवेदेव को हरा दिया है। पुरुष युगल के खिताबी मुकाबले में क्रोएशिया के इवान डोगिक और स्लोवाकिया के फिलिप पोलासेक की जोड़ी ने जीत हासिल की है। वहीं महिला युगल खिताब इस बार मेत्रेस और सबालेंका की जोड़ी को मिला है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।